छात्रों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17, 25 और 26 करवाने जा रहा हूँ। ये आशा करते हुए कि आप लोग आगे से आगे इनकम टैक्स की थ्योरी, उदाहरण और क्वेश्चन से देख रहे होंगे। अपन क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से श्री उमेश की मकान किराए भत्ते की कर योग्य राशि ज्ञात कीजिए। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA। HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता जो नियोक्ता से मिलता है। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है मूल वेतन 8,000 रुपये प्रति माह बेसिक पे, महंगाई भत्ता यानी DA 1,000 रुपये प्रति माह और ब्रैकेट में दे रखा है सेवा शर्तों के अनुसार। सैलरी हेड में वेतन की गणना करने के लिए बहुत सारी जगह पर ये देखना पड़ता है अपने को कि महंगाई भत्ता उस कैलकुलेशन के लिए शामिल करें कि नहीं करें और वो सेवा शर्तों में है कि नहीं है। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार दे रखा है। फिर उसके आगे है 20 लाख रुपए की बिक्री पर 1% की दर से कमीशन। कमीशन की राशि बिक्री पर फिक्स है 1% की दर से, जो वेतन का भाग माना जाता है। फिर उसके बाद में दिया हुआ है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस 1,500 रुपये प्रति माह, यानी इसको ये नियोक्ता से मिलता है। मकान किराया भत्ता सारे अलाउंसेज हैं वो नियोक्ता से मिलते हैं, तो 1,500 रुपये प्रति माह उसको मिल रहा है। करदाता जयपुर में 2,000 रुपये प्रति माह किराए के मकान में रहता है। करदाता किराया जो चुका रहा है वो पर मंथ 2,000 रुपये है और वो मकान है जयपुर में। जयपुर में मकान है ये आपको दिया है, तो प्रश्न में बहुत सारी बातें सोच समझ के दी जाती हैं, क्योंकि जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को ये पता होना चाहिए कि करदाता कहाँ पर रह रहा है। क्योंकि आपको HRA के संबंध में कर मुक्ति के तीनों पॉइंट अगर ध्यान है तो वहाँ पर वेतन का 40% होता है और वेतन का 50% भी होता है। कब 40 होता है और कब 50 होता है? वेतन का 50% तब होता है जब बड़े शहरों में रहता है, और वेतन का 40% तब होता है जब वो उनको छोड़ के किसी जगह पर रहता है। तो ये सारी प्रश्न के संबंध में अपन ने खुलासा किया। हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराए भत्ते या HRA के संबंध में कर मुक्ति की गणना करने के लिए आप लिखेंगे कि इन्होंने ये कहा है कि किराए भत्ते की कर योग्य राशि। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कर मुक्त कितनी है। तो जो किराया भत्ता मिल रहा है, HRA मिल रहा है, उसमें से कर मुक्त राशि घटा देंगे। तो कर मुक्त की गणना करनी है अपने को, और कर मुक्त की गणना करने के लिए आप एक हेडिंग डालेंगे कि HRA की कर मुक्त राशि निम्नलिखित में से जो सबसे कम होगी वो होगी। और उसके 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट HRA रिसीव्ड, इसमें आप लिखेंगे 1,500 × 12 बराबर 18,000। HRA रिसीव्ड 18,000 हो गया। फिर उसके बाद में दूसरे पॉइंट में आता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। वो कितना चुका रहा है, यानी एम्प्लॉई कितना किराया चुका रहा है, तो वो चुका रहा है 200 रुपये प्रति माह, 2,000 रुपये प्रति माह। तो एक साल के हो गए 24,000, तो 24,000 हुआ रेंट पेड में से माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% आप तब कर पाओगे जब आपको HRA के संबंध में, कर मुक्ति के संबंध में वेतन की गणना करनी पड़ेगी। तो पहले वेतन निकालो और फिर वेतन का अपन 10% कर देंगे। वेतन का मतलब यहाँ पर मूल वेतन, महंगाई भत्ता इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि वो सेवा शर्तों के अनुसार है, और बिक्री पर कमीशन भी
वेतन में शामिल होता है। तो वेतन में अपन ने शामिल किया उसका 8,000 रुपये प्रति माह वेतन, जो 12 महीने का हो गए 96,000 प्लस 12,000 महंगाई भत्ते के और प्लस 20,000 रुपये बिक्री पर कमीशन 1% की दर से, 20 लाख इंटू 1%, 20,000। तो अपन ने जोड़े 96,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 बराबर 1,28,000। ये वेतन आ गया HRA की कर मुक्ति के संबंध में। इस वेतन का करेंगे 10%, 1,28,000 इंटू 10% इक्वल टू आया 12,800। तो आप अब दूसरे पॉइंट में वापस आ जाओ। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 24,000 माइनस 12,800 बराबर राशि आती है 11,200। और फिर तीसरा पॉइंट वेतन का 40%, और वेतन का 40% होगा 1,28,000 इंटू 40% बराबर 51,200। अब ये 3 पॉइंट बन गया। पहले पॉइंट की राशि 18,000, दूसरे पॉइंट की राशि 11,200 और तीसरे पॉइंट की राशि 51,200। इनमें से जो सबसे कम राशि होगी वो कर मुक्त होगी। तो सबसे कम राशि होती है 11,200। 11,200 राशि कर मुक्त होगी। लेकिन इन्होंने तो ये कहा है कि मकान किराए भत्ते की कर योग्य टैक्सेबल, तो टैक्सेबल ज्ञात करने के लिए कुल जो HRA की राशि मिली उसको, उसमें से कर मुक्त भाग घटा दिया। तो आप करेंगे 18,000 माइनस 11,200, क्योंकि 11,200 की उसको छूट मिल रही है। 18,000 माइनस 11,200 बराबर 6,800। ये 6,800 की राशि आ गई है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 25 आता है। पहले प्रश्न को देख लें। एक कर्मचारी 2 वर्ष पश्चात जनवरी में 1 माह की छुट्टी दी जाती है। एक कर्मचारी को प्रति 2 वर्ष पश्चात जनवरी में 1 माह की छुट्टी दी जाती है, जिसमें वह नैनीताल घूमने जाता है। गत वर्ष 19-20 में जब वह छुट्टियों में नैनीताल गया तब उसकी पत्नी तथा उसके 3 बच्चों का, जिनकी उम्र 25 वर्ष, 22 वर्ष एवं 20 वर्ष है, के आने जाने का वे 8,000 रुपये नियोक्ता द्वारा चुकाया। वो छुट्टी में घूमने गया और 8,000 रुपये नियोक्ता ने चुकाए हैं। यात्रा व्यय में सहायता की कर मुक्त राशि बताइए। एक आगे ये पूछते हैं, यदि इनमें से एक बच्चे की उम्र 20 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष हो तो कर मुक्त राशि कितनी होगी। ये प्रश्न दिया हुआ है। ये है यात्रा व्यय में सहायता, लिव ट्रेवल कंसेशन। जब वो घूमने जाता है, ट्रेवल करता है, तो यात्रा में सहायता नियोक्ता के द्वारा दी जाती है और उसको 8,000 रुपये नियोक्ता ने चुकाए हैं। यात्रा व्यय में सहायता के संबंध में कर मुक्ति के लिए एक पीछे थ्योरी में टेबल दे रखी है, जिसमें ये बताया है कि हर जगह नियमानुसार उसको कितनी छूट मिल सकती है। वो यात्रा बस से करता है, यात्रा रेल से करता है, यात्रा प्लेन से करता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो और शॉर्टेस्ट रूट क्या है, ये ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन केवल ये जानकारी है कि वह स्वयं और उसकी पत्नी और 3 बच्चे ये यात्रा पर गए हैं। 8,000 रुपये नियोक्ता ने चुकाए हैं। ऐसी परिस्थिति में ये माना जाएगा कि वो यात्रा निर्धारित सीमाओं के अनुसार करता है, इसलिए 8,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। फिर उसके बाद में इसी प्रश्न में दूसरी बात उन्होंने ये पूछी कि यदि एक बच्चे की उम्र 20 वर्ष के स्थान पर, जो लास्ट वाला बच्चा है उसकी उम्र अगर 20 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष हो तो कर मुक्ति की राशि क्या होगी। इसके लिए आपको फिर पीछे थ्योरेटिकल पोर्शन में देखना पड़ेगा। वहाँ ये लिखा हुआ है कि 1 अक्टूबर 1998 से पहले के सभी बच्चों के लिए ये छूट मिलती है। 1 अक्टूबर 98, 1/10/98 से पहले जितने भी बच्चे हो गए उन सब के लिए छूट मिलती है। लेकिन 1/10/98 या उसके बाद अब ये छूट मिलती है 2 बच्चों के लिए।
तो यानी पहले के तो सारे बच्चे और 1/10/98 के बाद के 2 बच्चों तक ये छूट मिलती है। तो इन्होंने इस परिस्थिति में अगर एक बच्चे की उम्र 20 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष होती तो यानी कहने का मतलब ये हुआ इसका कि वो 98 के बाद का है, तो एक की बात हुई वो, लेकिन ये 2 भी होते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, नियमानुसार इसको छूट मिलती। अतः दूसरी परिस्थिति में भी 8,000 रुपये की छूट मिलेगी। ये प्रश्न आपका हो गया। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, रहीम व उसके परिवार के सदस्यों का नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में चिकित्सा की गई। नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि इस तरह से है, रहीम, श्रीमती रहीम और उसका अवयस्क बच्चा, इन पर 7,000 रुपये। रहीम का वयस्क पुत्र स्वयं पर निर्भर 3,200 रुपये। रहीम के माता पिता आश्रित हैं 5,000। श्रीमती रहीम के माता पिता रहीम पर आश्रित 11,000 रुपये। रहीम का भाई रहीम पर आश्रित है 7,300 का खर्चा। और रहीम की बहन रहीम पर निर्भर नहीं है, इसके 18,000 रुपये। ये नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में चिकित्सा के संबंध में नियोक्ता ने राशि खर्च करी है कर्मचारी पर। अब उसके बाद में कहते हैं अगले पोर्शन में, उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित राशियों का नियोक्ता ने पुनर्भरण किया। कुछ ये राशियां ऐसी हैं नीचे जो कर्मचारी ने इलाज करा लिया और उसके पैसे नियोक्ता ने दिए हैं। ये चिकित्सा निजी अस्पताल में हुई है, तो निजी अस्पताल में हुई है उनमें है श्रीमती रहीम एवं बच्चों की चिकित्सा 3,000 रुपये, रहीम की माता की चिकित्सा 4,800 रुपये और श्रीमती रहीम के पिता की चिकित्सा 2,700 रुपये। ये 2 तरह की बातें हैं। एक प्रश्न में 2 भाग हैं, एक तो नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा दी गई है, पहली बात, और दूसरा है कुछ उसने दूसरे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया और उसका और परिवार के सदस्यों का पुनर्भरण यानी रियम्बर्समेंट नियोक्ता ने कर दिया, यानी बाद में वो पैसे नियोक्ता ने चुका दिए। और अपने को ये कहा है श्री रहीम के लिए चिकित्सा सुविधा की कर योग्य राशि की गणना कीजिए। अपने को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ कर्मचारी को दी गई हैं उनमें से अगर कोई कर योग्य टैक्सेबल राशि बनती है तो वो राशि आपको निकालनी है। उसको निकालने के लिए आप ये देखिए कि ये जो प्रश्न में चीज़ें दी गई हैं उनमें किन की छूट मिलती है और किन की नहीं मिलती है। इस संबंध में डिटेल में चिकित्सा सुविधा कर्मचारी को प्रदान की गई है, तो उसके संबंध में नियम क्या हैं वो सारे के सारे पीछे दे रखे हैं, तो आप लोग उनको भी एक बार अच्छे से देख लें। मैं एक कहूँगा आपको कि यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है श्रीमती रहीम के माता पिता, रहीम कर्मचारी है और परिवार की परिभाषा में रहीम के माता पिता आते हैं श्रीमती रहीम, यानी उसकी वाइफ के जो माता पिता हैं वो उसके परिवार में शामिल नहीं है, परिवार की परिभाषा में नहीं है। अतः उनके ऊपर जो खर्चा किया गया है वो कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में टैक्सेबल होगा। राशि आएगी वो 11,000। फिर उसके बाद में एक है रहीम की बहन। कर्मचारी के भाई और बहन की चिकित्सा पर वे नियोक्ता कर सकता है बशर्ते वो उसके ऊपर आश्रित हो। तो यहाँ पर भाई तो आश्रित है इसलिए वो उसको छूट मिलेगी, लेकिन रहीम की बहन है वो रहीम पर निर्भर नहीं है, उस पर अब आश्रित नहीं है और फिर भी नियोक्ता ने उसको चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। ऐसी परिस्थिति में 18,000 रुपये कर्मचारी की आय में जोड़ेंगे। तो अभी तक 2 तरह की राशियां ऐसी आई हैं, 11,000 और 18,000, ये अपने को जोड़नी है। फिर नीचे वाला जो पोर्शन है वो ये कहता है कि चिकित्सा निजी अस्पताल में कराई गई है,
प्राइवेट हॉस्पिटल में चिकित्सा करवाई कर्मचारी ने और पेमेंट किया नियोक्ता ने, रियम्बर्समेंट कर दिया उसका। तो जो छूट मिलती है वो या तो नियोक्ता का हॉस्पिटल हो या अनुमोदित हॉस्पिटल हो, सरकार के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल हो, वहाँ पर चिकित्सा सुविधा अगर दी जाती है या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है, रियम्बर्समेंट किया जाता है, तो वो कर्मचारी के लिए करमुक्त होती है। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज किया है और प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद में खर्चे वहन किए हैं नियोक्ता ने, इसलिए ये सारी राशियाँ वापस से कर्मचारी की आय में जोड़ दी जाएंगी। कौन कौन सी राशियाँ? एक तो 3,000 रुपये श्रीमती रहीम एवं बच्चों की चिकित्सा पर, रहीम की माता की चिकित्सा पर, रहीम के पिता की चिकित्सा पर 2700 रुपये। ये सारे इसलिए जोड़ रहे हैं अपन क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया है और नियोक्ता ने राशियों का पेमेंट बाद में कर दिया है, जिसको कहते हैं रियम्बर्समेंट। तो इसलिए अब आप डालेंगे हेडिंग चिकित्सा सुविधा की कर योग्य राशि, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ये हेडिंग डाला और हेडिंग के अंतर्गत आप लोग जोड़ना शुरू करेंगे श्रीमती रहीम के माता पिता पर खर्चा 11,000 वो जोड़ दिया, रहीम की बहन जो उस पर निर्भर नहीं है 18,000, 11,000 प्लस 18,000 ये जोड़े। फिर नीचे जोड़ना शुरू करेंगे श्रीमती रहीम एवं बच्चों की चिकित्सा के 3,000, रहीम की माता मदर्स मेडिकल एक्सपेंसेज 4800 और फिर 2700 रहीम के पिता की चिकित्सा के 3,000, 4800, 2700, 3 आइटम ये और 2 पहले के 11,000 और 18,000, ये सारी राशियाँ जोड़ देंगे तो ये आती है 39,500। 39,500 की राशि टैक्सेबल अमाउंट होगी कर्मचारी के लिए जो उसके वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाएगा। तो ये तीनों प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के 1-2 प्रश्न और बचे हुए हैं और फिर कुछ बड़े प्रश्न करेंगे, तो इसलिए आप लोगों से अपेक्षा है कि निरंतर आप लोग उनको देखें, उनको पढ़ें, उससे संबंधित थ्योरी को करें और ये सब काम अगर आप लोग करते रहेंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी और किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।